चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। यहाँ लिखा गया है, प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है। सरल का मतलब होता है सीधा, मतलब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में, गमन मतलब होता है चलती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ये बात हम समझ चुके हैं। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है निर्वात। ये क्या है? निर्वात। निर्वात लिखा है, निर्वात। देखिए निर्वात का मतलब क्या होता है। जब हम लोग आसमान में जाएंगे बहुत ऊपर, तो वहाँ पर हवा नहीं होता है, हवा नहीं होता है, हवा बिल्कुल नहीं होता है। तो उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं निर्वात। मतलब जहाँ हवा नहीं होता है उसको निर्वात बोलते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो देखिए ध्यान से। देखिए माना ये हमारा धरती है, धरती पर लोग रहते हैं, तो हम लोग धरती पर रहते हैं। यहाँ पर वायु भी होता है, तभी तो हम लोग जीवित हैं। बट वायुमंडल से ऊपर जाइएगा, अब धरती से यहाँ तक मान लीजिए वायु है, यहाँ तक वायु है। लेकिन अब इससे बहुत ऊपर चला जाइएगा तो वहाँ पर आपको वायु नहीं मिलेगा। तो इस क्षेत्र में जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ वायु नहीं है, हवा नहीं है। तो जहाँ पर हवा नहीं है इसी क्षेत्र को हम लोग निर्वात कहते हैं। जहाँ पर हवा नहीं है इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो निर्वात कहाँ होता है? आसमान में होता है, ऊपर होता है, जहाँ वायु नहीं होता है। चलिए ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको पता होगा कि प्रकाश हवा में चलता है, पानी में भी प्रवेश कर जाता है, कांच में भी प्रवेश कर जाता है। बट इसमें एक बदलाव होगा कि पानी और कांच और हवा में सेम स्पीड से नहीं चलेगा, स्पीड कम बेसी हो जाएगा। हवा में जब पानी में कांच में प्रकाश जाता है तो उसका स्पीड सेम नहीं रहता है, स्पीड बदलता है। देखिए स्पीड बदलने का वजह क्या है समझिए। जैसे ये पानी मान लिया मैंने, पानी, यहाँ पर पानी है, पानी है ये। तो पानी में भी कण होते हैं। अच्छा, ऊपर से मान लीजिए प्रकाश आया, है ना, प्रकाश आया तो प्रकाश में भी कण है। तो प्रकाश वाला कण और पानी वाला कण टकराने लगते हैं, है ना। प्रकाश जब आता है और पानी में प्रवेश करता है तो उसके कण, प्रकाश वाले कण पानी वाले कण के साथ टकराने लगते हैं। तो जब टकराते हैं तो स्पीड उनके कणों का कम होता है ना। इस तरह से सभी प्रकाश के कणों में ऐसा ही होता है। सब एक एक पानी के कण से टकरा जाते हैं, एक एक पानी के कण से टकरा जाते हैं, तो उनका स्पीड थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है ना। तो पानी के अंदर क्या है, प्रकाश की चाल कम होता है। यही वजह है कि पानी के अंदर प्रकाश की चाल कम होता है। क्या वजह है? वजह यह है कि प्रकाश वाला कण और पानी वाला कण आपस में टकराते हैं, तो जब टकराएंगे तो स्पीड कम होगा ही। इसके बाद अगर कांच में प्रवेश करें, मान लीजिए कांच का सिल्ली है ना, कांच है, शीशा है, यहाँ पर ऊपर से प्रकाश आया तो वही बात होगा। प्रकाश वाला कण और कांच वाला कण आपस में टकराएंगे, है ना। तो इधर से इसे प्रवेश करेगा तो उसका कण, प्रकाश वाला कण और शीशा वाला कण आपस में टकराते हैं, तो फिर इसका प्रकाश का चाल कम होगा। लेकिन जब ये प्रकाश हवा में इसी तरह से चलता रहता है,
हवा में जब इसी तरह से चल रहा है प्रकाश, तो इसका कण टकराता नहीं है किसी भी चीज़ से, है ना। कभी कभार थोड़ा सा धूल कण मिल गया, नहीं तो हवा में तो कुछ है ही नहीं है ना। तो हवा में इसके कण टकराता नहीं है, इसलिए ये आसानी से और तेज़ी से प्रकाश चलता रहता है। मतलब साफ है कि जब प्रकाश हवा में चलेगा तो तेज़ी से चलेगा और सबसे अधिक चाल यहीं हवा में होगा। तो वहीं लिखा है मैंने कि हवा में वायु मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है वायु का मतलब होता है हवा। तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। या निर्वात, जो निर्वात लिखा है, निर्वात में तो और कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर भी और तेज़ होगा प्रकाश की चाल, टकराने को कुछ नहीं मिलेगा। तो निर्वात या वायु में, दोनों में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। बाकी अगर पानी में प्रवेश करेगा तो पानी के कणों के साथ टकराएगा तो कम होगा चाल, ठीक है। इसके बाद वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आंकड़ा किसने प्राप्त किया है? साइंटिस्ट ने प्राप्त किया है इसे। ये तीनों आंकड़ा साइंटिस्ट ने प्राप्त किया है, वैज्ञानिक सब प्राप्त किए हैं, ठीक है ना, खोज किए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 पर 8 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। ये है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको कोई कहेगा कि आपको 5 कदम पर सेकेंड चलना है, मतलब 1 सेकेंड में 5 कदम आगे बढ़ जाना है। तब सोचिए आप कितना स्पीड से चलिएगा। 1 सेकेंड में 5 कदम आगे भाग जाना है, तो आप सोचो कितना स्पीड से भागिएगा, है ना। स्पीड बढ़ाइएगा ना अपना। तो उसी तरह से प्रकाश के लिए स्पीड बांध दिया गया है कि इतना स्पीड से आप चलोगे भाई साहब। तो प्रकाश के लिए कितना है? प्रकाश के लिए है कि 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर चल जाना है उसको। तो सोचिए प्रकाश कितना स्पीड से चलता होगा। आपको मात्र 1 सेकेंड में 5 कदम चलना है, तो आप स्पीड से चलोगे ना? इमेजिन कर रहे हो, स्पीड से चलोगे। बट प्रकाश को, लाइट को 1 सेकेंड में इतना मीटर चले जाना है। तो सोचिए प्रकाश कितना तेज़ी से चलता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रकाश चलता है, बस चल ही जाता है, इतना स्पीड होता है। बहुत ही स्पीड से प्रकाश चलता है, ठीक है ना। तो ये था प्रकाश की चाल। इसी प्रकार जल में प्रकाश की चाल, उसी प्रकार कांच में प्रकाश की चाल। जल में 2.2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। ये देखिए, ये वायु है माना, ये माना कि जल है, ये माना कि कांच है। तो वायु में तो कण तो होते नहीं है, बहुत कम कण होते हैं। जल में कण होते हैं, जल का कण होता है ना। और कांच में भी कण होते हैं। तो कांच में बहुत ज़्यादा कण होंगे, भीरी कण होंगे, और जल में थोड़ा सा फाँक। हवा में तो बिल्कुल कण नहीं होते हैं। तो जिसमें कम कण मिलेगा वहाँ पर जिसमें कम कण मिलेगा वहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक होगा। तो यहाँ पर जब प्रकाश आएगा तो अधिक होगा, क्योंकि इसमें कम कण है, कण है ये नहीं है। यहाँ पर जब प्रकाश आएगा
तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन से टकराएगा, यहाँ पर आएगा जब प्रकाश तो और कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन है, इसमें टकराएगा, टकरा कर ही बाहर निकलेगा। तो इस तरह से जहाँ कम कण मिलेगा वहाँ पर तेज होगा। तो हवा में कण तो नहीं मिलते हैं, तो प्रकाश की चाल यहाँ पर सबसे अधिक इसीलिए बोला जाता है। एक बार पुनः आपको समझाया। और इसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगा जो ये आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा दिया है, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, आपको पूछ देता है, तो ये तीनों आंकड़ा आपको याद करना है, ऑब्जेक्टिव में सवाल आते हैं, है ना। इसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा प्रकाश, जो ये लिखा गया है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना है उच्च क्लास में, ठीक है ना। आगे 12 क्लास में आपको ये बातें, तीनों बातें समझ में आएगी, पढ़िएगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। तो पूछता है कि प्रकाश एक किस प्रकार का तरंग है, तो आप बताओगे अनुप्रस्थ। क्या बताओगे? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पूछता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। तब मैंने तरंग दैर्ध्य यहाँ पर लिखा है, इसको पढ़ेंगे कैसे? 3900 एंगस्ट्रोम, है ना। जो ए के ऊपर बिंदु है उसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रोम। क्या पढ़ते हैं, है ना। इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ ANGSTROM, क्या होगा? एंगस्ट्रोम, है ना। इसको एंगस्ट्रोम पढ़ते हैं। तो जो ए का ऊपर बिंदु है उसको एंगस्ट्रोम पढ़ते हैं। एक बार पुनः समझाते हैं, तो इसको पढ़ाते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम होता है। उसके बाद नीचे वाला जो लाइन लिखा है ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक एंगस्ट्रोम में कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर, ये याद कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो मैंने बताया ये तीनों ही चीज़ आपको 12 क्लास में पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिर भी आप याद कर लेना ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके बाद अगली पॉइंट पर आते हैं। अगली बात हमारी ये है कि प्रकाश अदृश्य होता है। क्या है? प्रकाश अदृश्य होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इसे देखा नहीं जा सकता है। अदृश्य, अदृश्य का मतलब होता है कि जिसे देखा नहीं जा सकते हैं। तो प्रकाश को अदृश्य क्यों बोला गया है, ये समझने की बात है। आखिर प्रकाश को अदृश्य क्यों बोला गया है, मतलब प्रकाश को क्यों नहीं देखा जा सकता है। तो देखिए, ऐसे समझिए, प्रकाश नहीं देखा जा सकता है। आप प्रकाश देखते हैं वाइट है, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब आप जला रहे हैं और वो वाइट है, तो वाइट प्रकाश हो गया, बट नहीं, वाइट नहीं है। अगर उसका सफ़ेद वाला प्लास्टिक हटाकर अगर नीले कलर का प्लास्टिक से ढक दीजिएगा तो अब वो नीले कलर का जलने लगेगा, तो सफ़ेद हो गया, सफ़ेद तो ख़त्म हो गया, नीला बन गया। तो अगर नीला हटा दीजिएगा, रेड लगा दीजिएगा, वहाँ पर रेड प्लास्टिक से ढक दीजिएगा तो प्रकाश रेड निकलने लगेगा, है ना। ऐसे तो प्रकाश का कोई भी कलर नहीं देख सकते हम लोग, प्रकाश को कलर नहीं बता सकते हैं हम लोग। प्रकाश कैसा होता है नहीं बता सकते हो, प्रकाश का कलर हमेशा बदलता रहता है ना। तो इसीलिए इसको अदृश्य बोला गया है। तो आप क्या बताओगे कि प्रकाश का कलर हम नहीं बता सकते हैं, अर्थात प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं कि किस कलर का है, इसीलिए हम इसे अदृश्य बोलते हैं, है ना। इसके बाद आपको अगला पॉइंट बताया गया है
कि प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। इसका मतलब दृश्यमान मतलब देखने योग्य। तो ये तो सही बात है। जो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं अंधेरे में, उसको प्रकाश तुरंत दृश्यमान बना देता है, दिखाई देने लगता है। दृश्यमान मतलब वो देखने योग्य बन जाता है। अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो ही प्रकाश आएगा तो सब वस्तु दिखाई देने लगता है, दृश्यमान हो जाता है ना। ये तो सही बात है ना। एक बार फिर मैं इसको अदृश्य पर आऊँगा, इस बात को एक बार और समझा देना चाहता हूँ। अदृश्य, अदृश्य मतलब प्रकाश नहीं दिखाई देता है। हम नहीं बता सकते हैं कि प्रकाश कैसा होता है, सफ़ेद होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, नीला होता है, काला होता है, कैसा होता है, पीला होता है, ये सब नहीं बता सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मैं दूसरा प्लास्टिक लगाऊंगा, ढकूंगा उसके ऊपर, उस तरह का प्रकाश बनता जाएगा। तो आप कैसे कहोगे कि मैंने वाइट प्रकाश को देखा है? कह पाओगे नीला प्रकाश को मैंने देखा है? गलत बात है। वो नीला नहीं है, उसको अगर रेड से ढकेंगे तो रेड बन जाएगा। कहोगे कि हम रेड प्रकाश को मैंने देखा है, तो वो रेड भी नहीं है। दूसरे कलर से ढकूंगा तो दूसरा कलर निकलने लगेगा। तो मैं प्रकाश को कभी भी नहीं कह सकता हूँ कि इस तरह का होता है, इस कलर का होता है, या इसीलिए इसको बोला गया है अदृश्य। शब्द लगा दिया है कि प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है कि किस कलर का है। देखने का मतलब क्या हुआ कि बता दो किस कलर का है। जो चीज़ों को हम देखते हैं तो बता देते हैं ना। तो उसी तरह से प्रकाश का कलर नहीं बता सकते हैं। जिस तरह के कलर से उसको ढकेंगे उस तरह का कलर बाहर निकाल देगा, है ना। वाइट बल्ब के आगे वाइट कलर का प्लास्टिक होता है तो वाइट प्रकाश निकलता है। वहीं पर दूसरा कलर का प्लास्टिक रख देते हैं तो दूसरा कलर का प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। इसीलिए डिफाइंड नहीं कर सकते हैं प्रकाश का कलर। तो इसी थ्योरी के आधार पर बोला गया है इसे अदृश्य, मतलब प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके बाद समझते हैं आगे। अब मैंने लिखा है सरल रेखीय पाथ। मैंने लिखा है सरल रेखीय पाथ पर चलने वाले प्रकाश। तो हमेशा सरल मतलब सीधा, सीधा रेखीय मतलब एक रेखा में, पाथ, पथ माने रास्ता, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। रास्ता मतलब सीधा रेखीय, सीधा रेखा में, सीधा रेखा पाथ पर प्रकाश चलता है, ठीक है ना। सरल, सरल मतलब सीधा, रेखीय माने एक रेखा में, पथ माने रास्ता पर चलता है प्रकाश। तो चलिए ठीक है। तो उस प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोलते हैं। तो उस प्रकाश का मतलब क्या हुआ? सब प्रकाश ऐसा ही चलता है, सरल रेखीय पाथ पर चलता है ना, सीधा रेखीय पाथ पर चलता है। तो सब प्रकाश को प्रकाश की किरण बोला जाता है, क्योंकि सभी प्रकाश सीधा ही चलता है। तो प्रकाश की किरण बोलना है तो किसी भी प्रकाश को बोल सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की किरण हमेशा बहुत सारे होती है, हज़ारों में होती है। अगर कहीं पर ये बल्ब जल रहा है ना, यहाँ पर मान लीजिए कोई टॉर्च, यहाँ से टॉर्च जल रहा है तो ये प्रकाश निकला है ना यहाँ से, तो इसमें बहुत सारा हज़ारों किरणें होती है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी किरणें होती है, अरबों किरणें होती हैं, महासंख्य किरणें होती हैं। तो चलिए ठीक है, प्रकाश के किरण नाम क्यों रखा गया है आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रकाश सरल रेखीय पाथ पर चलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए ठीक है।